Class, a very, very good evening to all of you. Good evening to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट करें. ठीक है. याद रखिए, जो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है जो हम कर रहे थे, उस चैप्टर के अभी भी 2 से 3 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं. ठीक है, पर मैंने सोचा कि अब वो चैप्टर बंद ही कर देते हैं. उसके जो भी 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, कभी ना कभी बीच बीच में एक आधा लेक्चर लेके मैं खत्म कर दूंगा, या आप लोग ट्राई कीजिए. ठीक है, बट अभी मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वैसे भी वो चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है. 1 या 2 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं किसी न किसी संडे के लेक्चर में आप लोगों से वो सॉल्व करवा के ले लूंगा. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और ये होगा हमारा आज पहला लेक्चर. ठीक है, सो प्लीज आज से जो भी लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर होंगे, अच्छी तरह से आप लोग उनको अटेंड करें, मिस मत करें लेक्चर्स. ठीक है, एक भी लेक्चर मिस करोगे तो चैप्टर आगे समझ में आपको नहीं आएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम को स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रो जो वर्ड होता है वो हम लोग डिनोट करते हैं किसके लिए? चार्जेस के लिए. स्टैटिक जो वर्ड होता है वो होता है, उसका मतलब रेस्ट. इलेक्ट्रो, द वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और द वर्ड स्टैटिक्स उसका मतलब होता है रेस्ट. तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का वर्ड बनता है तो इसका मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट. मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन्स? दिस चैप्टर डील्स विथ व्हाट? चार्जेस एट रेस्ट. मतलब इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला मेरा सवाल आप लोग से होगा कि जो चार्जेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या आपको पता है? एनीबडी नोस चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? कम ऑन, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन. 2 प्रकार के होते हैं. वेरी गुड. एक प्रकार का नाम है क्या? पॉजिटिव. और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? नेगेटिव. अगर आपने सुना होगा तो बराबर है. पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? जिसको आप प्रोटॉन बोलते हैं. ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है. नेगेटिव चार्ज बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम के अंदर मिलता है, अगर आपने सुना होगा तो. ठीक है, तो बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के टाइप्स के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आपको एटम के अंदर तो मिलते ही हैं, साथ में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर भी मिल सकते हैं. मतलब क्या? अगर आपने कोई भी एक सरफेस चूज किया, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस चूज किया, तो एवरी सरफेस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्या बोलना चाहता हूं मैं? एवरी ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल, और मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज क्या, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड कौन से चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आपके आजू बाजू की कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके आजू बाजू हो सकता है कोई पेन होगा, हो सकता है आपके आजू बाजू कोई पेपर होगा, हो सकता है आपके हाथ में एक मोबाइल है, हो सकता है आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हो, कुछ भी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द वर्ड न्यूट्रल सिग्निफाइज दैट कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो आता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में न्यूट्रल कहलाया जाता है। इस चीज को हम एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब क्या, चार्जेस कैन बी algebraically added। मतलब क्या, algebraically added का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए यहां पे मैंने एक मास रखा, उसका नाम m1 है, मैंने उसके ऊपर और एक मास रखा, उसका नाम m2 है, और अगर मैंने आपको बता दिया कि m1 10 किलो का है और ये 5 किलो का है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, 10 किलो प्लस 5 किलो, और आपका फाइनल आंसर हो गया 15 किलो, खत्म बात। परंतु जब आप चार्जेस को ऐड करेंगे, ये तो मास के बारे में कहानी हुई ना, मास को डायरेक्टली ऐड करना बहुत इजी है, क्योंकि मास के टाइम पे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना पड़ता। क्या आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखा? नहीं रखा। पर जब मैं बात कर रहा हूं चार्जेस के बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जेस, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, तो आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप एल्जेब्रिकली जब ऐड कर रहे हो तो आपको साइन का ध्यान देना पड़ेगा। बिना साइन के ध्यान दिए आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, साइन जो कि कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी साइन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस should be what, considered। हरदम ये बात याद रखना। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, व्हाट डज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मींस। एडिटिव वर्ड का मतलब क्या है कि चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, पर ऐड करते समय इस बात का ध्यान पक्का रखना कि आप एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब आप साइन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक सरफेस है जिसपे बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भी हैं। आपको पता चला कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 10 है, और आपको पता चला जो आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी 10 है। तो आपने 10 पॉजिटिव चार्ज लिए, प्लस किया और -10 लिखा, तो आपको टोटल आंसर 0 आया। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपने यहां पे लिखा है एल्जेब्रिकली एडेड, तो आपने ऐड ही किया है, हमने थोड़ी मना किया, हम तो ऐड ही कर रहे हैं।
पर आपने ये माइनस साइन क्यों कंसिडर किया? क्योंकि 10 अगर पॉजिटिव चार्जेस थे तो आपने पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखा है, पर अगर कोई नेगेटिव में है तो उसको आप नेगेटिव फॉर्मेट में लिख रहे हो। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव गिव्स यू अ जीरो, दैट मींस सामने वाला बंदा न्यूट्रल है। जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, पेन, पेपर, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी चीज आजू बाजू आपके होगी, वो सब की सब चीजें न्यूट्रल कैटेगरी में मानी जाएगी। क्या आपको पहली बात सब लोग को समझ में आ रही है कि चार्जेस दो प्रकार के हो सकते हैं, और चार्जेस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए चार्जेस को ऐड करना है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सबको समझ में आया एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस? क्लियर? डन? बहुत ही बढ़िया। हाँ, न्यूट्रल नाम की वायर भी होती है, पर वो अलग है। ठीक है, यहां पे जब न्यूट्रल बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज ना होने का मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। ठीक है, बढ़िया। चलिए, बराबर बराबर प्रियंका। नेगेटिव अगर 10 चार्जेस हैं तो आपने -10 लिखना है। माइनस साइन ये डिनोट करता है कि आपके पास 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए आपने माइनस साइन पुट अप किया। ठीक है, और आपके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए आपने +10 पुट अप किया। -10 इसलिए पुट किया क्योंकि आपके पास 10 नेगेटिव चार्जेस। चलिए, अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। क्या डिटेल में बात करते हैं? एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, जरा बिल्कुल ध्यान से बात को समझें। अगर कोई आपको पूछता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्या पूछ रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ वन चार्ज, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। C, ये जो C आप देख रहे हो, C, it stands for what class? It stands for coulombs. What is coulomb? कूलम क्या होता है? कूलम क्या होता है? कूलम है आपका SI यूनिट ऑफ आपका चार्ज। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना, आपके चार्ज का SI यूनिट कूलम्स होता है। अब लिखने का तरीका देखिए। सपोज कीजिए कभी आप इलेक्ट्रॉन लिखने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप E लिखें, आप उसके ऊपर एक माइनस साइन डालें और आप लिखें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लिखने का तरीका देखें। कभी आप अगर प्रोटॉन के बारे में लिखना चाहते हैं तो भी E लिखें, ऊपर एक प्लस साइन डालें और लिखे +1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्लीज अंडरस्टैंड करें। कभी कभी बच्चे को E के ऊपर प्लस दिख जाता है तो वो टेंशन में आता है, उसको लगता है E सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। गलत बात। अगर E के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, और अगर E के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा तो वो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है। बस लिखते वक्त माइनस साइन और प्लस साइन का फर्क दिखाना ना भूले, क्योंकि माइनस साइन इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी के बारे में बात करता है, प्लस साइन प्रोटॉन की पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है। पर दोनों के पास चार्ज तो सेम होता है। कितना चार्ज होता है दोनों के पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज के पास
वैल्यू ऑफ वन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पर सपोज कीजिए कि इफ वी हैव 10 electrons on a surface, then the total charge, जिसको हम बोलते हैं Q, will be Ne. What is N? Number of electrons slash protons। तो समझो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो Q बराबर आएगा 10 इंटू 1.6 माइनस के साथ इंटू 10 टू द पावर -19। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। आ गया आपका टोटल चार्ज। बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है। पर अगर किसी ने आपको बोला कि एक सरफेस के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर 1.6 इंटू 10 पर -19 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? 10 इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे? बराबर है कि नहीं? तो फिर Q इज इक्वल टू NE। आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि 1 chocolate equal to 2 rupees, tell me the cost of 10 chocolates। बताइए आंसर क्या होगा क्लास? जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बताइए। 10 चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना होगा? अरे कैसे 20 रुपए हो गया? इतने जल्दी तुमने आंसर कैसे बता दिया? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, क्या इसमें दिमाग नहीं लगता? सिंपल सी बात है ना। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? 20 चॉकलेट इंटू 10 चॉकलेट इंटू एक चॉकलेट का प्राइस 2, तो 20 रुपीस आ गया। तो अगर ये एग्जाम्पल इतनी अच्छी तरह समझा, तो फिर ये वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं समझा? क्या इसमें फर्क है फिर? आप मुझे सिंपल बताओ। एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू -19 का चार्ज है 10 टू द पावर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना होगा? 10 इंटू, खत्म। नहीं समझा अभी भी? कोई है जिसको नहीं समझा? जल्दी जल्दी बोलो। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला कैसे आया, समझा? पक्का सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। एलिमेंट्री चार्ज तो यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो आपके एलिमेंट्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही तो आपके एलिमेंट्री चार्जेस हैं। समझ में आ रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। साई पूछ रहे हैं कि अगर 5 होंगे तो 5 इंटू कर दो, 5 इंटू 1.6 कर दो, हो जाएगा आपका कमाल। बराबर आ रहे कृष आ रहे। अभी उन सब चीजों पे हमने बात नहीं की, अभी सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं? एक चार्ज कितना होता है, ठीक है? एक चार्ज कितने का होता है सबको पता चला, कितने का होता है? 1 चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1 एलिमेंट्री चार्ज कितने का होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होता है, ठीक है? और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो माइनस के साथ लिखिए, प्रोटॉन है तो प्लस के साथ लिखे, ठीक है?
और अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है किसी सरफेस के ऊपर, तो टोटल चार्ज सरफेस के ऊपर कितना होगा? 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। डन। क्यू का आंसर माइनस में कैसे आया? विवेक चौहान, आप आंखें और कान खोल के बैठे हैं कि नहीं बैठे? यस विजय चौहान, विजय नहीं, विवेक चौहान, आप आंखें और कान खोल के बैठे हो? फिर मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के अंदर माइनस साइन दिख रहा है आपको? बराबर। तो अगर मैं यहां पे मैंने माइनस साइन लिखा है, तो फाइनल आंसर में माइनस साइन नहीं आएगा क्या? या आपको यही नहीं समझा कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे किया? अगर मल्टीप्लीकेशन कैसे किया नहीं समझा तो वो बता दो, बिकॉज आधे लोग को यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पे मैंने पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन किए हैं, 1.6 को हाथ ही नहीं लगाया मैंने। सो माइनस 1.6 वैसे का वैसा, और 10 इंटू 10⁻19 वैसे का वैसा। रुद्र, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के पास। पहले पहले किस्से में वही समझाया। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो क्या लिखा है। क्या न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो उसका टोटल चार्ज कैसे निकालोगे आप? टोटल चार्ज आप किसका निकाल सकते हो? टोटल चार्ज आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकाल सकते हो। समझ में आया? रुद्र झा, न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है क्या बेटा? हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चॉकलेट वाला एग्जांपल सबको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 10 टू द पावर 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि Q कितना होगा बताओ? चलो सब लोग बताओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सिंपल एकदम। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए बोला मैंने? Q बराबर NE, तो Q बराबर 10 टू द पावर 10, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, याद आया? विद द माइनस साइन। तो Q बराबर आएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 10, तो -1.6 इंटू, हाउ मच इज -19 प्लस 10? -9 कूलम्स। आ गया आपका फाइनल आंसर। डन। अब क्लियर है सब लोग के दिमाग में क्या चल रहा है यहां पे? पक्का क्लियर? एनी डाउट्स? किसी के दिमाग में कोई डाउट है अभी तक से? आगे बढ़ू? सब लोग को समझ में आया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैसे निकालना है? डन है? पक्का आगे बढ़ू? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? अभी तक से हमने क्या सीखा?
एक्चुअली हमने हेडिंग तो वही डाली थी ना, आपने ध्यान से पढ़ा हमने हेडिंग क्या डाली थी, टॉपिक का हेडिंग क्या डाला था हम लोगों ने? देखिए टॉपिक का हेडिंग हमने डाला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बराबर। पर अभी तक से मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं। हमने किस बारे में पढ़ाई की? एक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कितने का होता है, पर टोटल चार्ज निकालना पड़े तो कैसे निकालना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू एनी नाम का फॉर्मूला हमने पढ़ा, चॉकलेट का एग्जांपल लिया और एक एग्जांपल लिया। पर क्या इन सब चीजों में क्वांटाइजेशन का बात हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल ध्यान से बात को समझे, बिल्कुल ध्यान से बात को समझे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, we should first understand charge transfer from one body to another body, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के पहले हम चार्ज ट्रांसफर को समझेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पढ़ाई करेंगे। पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के पहले चार्ज ट्रांसफर जैसी चीजें हम थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि चार्ज ट्रांसफर नाम की चीज क्या होती है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पेपर है, उस पेपर को आपने एक जगह पे रख दिया, या फिर आपके पास छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं इस तरह से, स्मॉल स्मॉल पेपर के टुकड़े, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं आपके पास, पर मैं एक ही टुकड़ा कंसीडर कर रहा हूं और मैं आपको बड़ा सा ऐसा पेपर का एक टुकड़ा बता रहा हूं, ठीक है, जूम करके बता रहा हूं। सो दिस इज पेपर का टुकड़ा, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास एक स्केल है यहां पे, दिस इज अ स्केल, हो सकता है वो प्लास्टिक से बनाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, रब द स्केल ऑन हेयर स्लैश क्लॉथ। क्या करना है आपको, ये स्केल लेना है आपको और उसको रब करना है, स्केल को रब करना है अपने हेयर पे या फिर किसी कपड़े पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? हाँ किया था, अच्छा मुझे बताओ, मुझे पता है ये तुमने बचपन में किया, फिर भी मैं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ स्किप नहीं करना चाहता। तो बताओ जरा, स्केल रब करने के बाद क्या होता है, क्या करते हो स्केल रब करने के बाद? हाँ बताओ, चलो हाँ। स्केल रब करने के बाद क्या होता है? हाँ अट्रैक्शन होता है। किसका अट्रैक्शन होता है? क्या पेपर के टुकड़े स्केल में चिपक जाते हैं? हाँ, पर पेपर के टुकड़े स्केल में कैसे चिपक जाते हैं? मैंने एक बच्चे को पूछा था, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया था पता है? बच्चे ने बोला सर वो क्या है ना सर, वो सर मेरी मम्मी सुबह सुबह ना सर मेरे बाल में बहुत तेल लगाती है सर। सो मम्मी अप्लाइंग बहुत सारा तेल ऑन माई हेड, ठीक है। सो व्हेन वी ब्रिंग द पेपर near the scale, then the paper
चिपकिंग टू द ऑयल ऑन द स्केल। क्या ये बात सत्य है? मैंने एक बच्चे को पूछा था, मैंने बोला बताओ पेपर स्केल के ऊपर कैसे चिपकता है? तो बच्चे ने क्या मुझे जवाब दिया पता है? सर वो क्या है ना सर, मेरी मम्मी सुबह सुबह मेरे बाल में बहुत तेल लगाती है ना सर, तो जब मैं सर वो स्केल को मैं मेरे बाल में रब करता हूं ना सर, तो वो स्केल के ऊपर ना मेरे बाल का पूरा तेल आ जाता है सर। तो जब मैं उस पेपर के पास स्केल को लेके जाता हूं ना सर, तो वो तेल को चिपक जाता है पेपर। क्या ये रीजन है? क्या लगता है इस रीजन में कोई, क्या किसी को लगता है कि ये रीजन में दम है? तेल लगाने की वजह से होता है? जो लोग तेल नहीं लगाते क्या उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता क्या? टोटली गलत है ये बात टोटली गलत है। डोंट बी इन दिस थिंग कि तेल वेल लगाने से एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तुम्हारे। ये बिल्कुल भी गलत है। इसलिए आराम से जरा सुनो कि होता क्या है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको पता भी होगा तो भी जरा सुनना, शायद कुछ एक आधी बात नहीं आपको सीखने मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज, नहीं शिवम, चार्ज कभी भी जनरेट नहीं होता। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड, चार्ज पहले से ही स्केल पे है। ठीक है, इसलिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से बात को समझो। ठीक है, रब द स्केल ऑन द हेयर स्लैश क्लॉथ। आपने स्केल को रब किया तो क्या हुआ, स्केल में क्या चेंजमेंट आया, पहले वो समझते हैं। ठीक है, स्केल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज अ नहीं, स्केल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि स्केल के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। जब आप स्केल को रब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। आप जानते हैं फ्रिक्शन का मतलब क्या है? अगर आप बाल पे रब कर रहे हैं, आप क्लॉथ पे रब कर रहे हैं, ये सब चीजें स्केल में एक फ्रिक्शन जनरेट करती हैं, जिसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस चीज का रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, पर अगर आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉल्स होते हैं ना, मॉल्स, अगर आप मॉल्स में इस तरह के कोई एक रेलिंग्स होती है जहां पे लोग हाथ रख के खड़े होते हैं मॉल्स में, अगर आपने देखा होगा तो इस तरह की एक रेलिंग होती है। कभी कभी अगर आप मॉल्स में जाके उस रेलिंग्स को सडनली टच कर देंगे तो आपको झटका लगता है। स्पेशली ठंडियों में बहुत होता है ये। मुझे पता नहीं कितने लोग के साथ हुआ है, पर होता है। कभी कभी आप लोखंड की कोई चीज, स्टील की कोई चीज टच करते हो तो आपको झटका लगता है और आपको ऐसा लगता है कि वहां से करंट दौड़ रहा है, पर एक्चुअली वहां से करंट नहीं दौड़ रहा, एक्चुअल में वहां पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्केल में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या बोला मैंने? क्या हो जाता है? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? अगर ये आपका स्केल है तो पॉसिबल है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो सकते हैं और सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस स्केल में एक दूसरी तरफ हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? स्केल में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब यह हुआ कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो स्केल में एक तरफ आ जाते हैं और जो दूसरे सिमिलर चार्जेस हैं वो स्केल में दूसरी तरफ चले जाते हैं। अभी भी जो स्केल का नेट चार्ज है वो अभी भी जीरो है।
मतलब क्या, स्केल अभी भी न्यूट्रल ही है। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है उस वर्ड को जरा ध्यान से बार बार पढ़िए। मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वहां मैंने लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब यह है कि सिमिलर चार्जेस एक तरफ दिखाई देते हैं और दूसरे सिमिलर चार्जेस अलग तरफ दिखाई देते हैं। यह होता है जब आप किसी स्केल को रब करते हैं। जब आप किसी स्केल को रब करते हैं तो यह होता है। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नाउ ब्रिंग द स्केल नियर टू पेपर का टुकड़ा या टुकड़ास। बहुत सारे टुकड़े होंगे ना। तो सपोज कीजिए ये पेपर का एक टुकड़ा है और आप एक स्केल को इसके पास लेके आते हो। तो स्केल में यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव है और यहां पे सारे के सारे नेगेटिव है, बराबर। तो जब आप इस पेपर को, इस स्केल को इस पेपर के टुकड़े के पास लेके आते हो तो नाउ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस ऑन पेपर का टुकड़ा या टुकड़ास। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्या आप बात को समझ रहे हैं? आपने क्या किया, आपने एक पॉजिटिव स्केल के कोने को पेपर के पास लेके आया, तो पेपर में जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सब के सब इधर आके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्केल का ये पॉजिटिव पार्ट इस पेपर के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्जेस को अपने से दूर कर देगा। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, नाउ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द पेपर का टुकड़ास। और अब क्या होगा, सब सारे नेगेटिव चार्जेस ऑन द पेपर will be attracted towards the positive charges on the scale. Hence, attraction of paper with scale happens. इसलिए आपका पेपर स्केल को आके चिपक जाता है। समझा? कुछ समझा? यहां तक कुछ समझा? किसी को क्या हुआ? सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने स्केल को बालों में रब किया, कपड़े पे रब किया। उसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आपके स्केल थे वो स्केल के ऊपर एक्चुअल में पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्जेस वाले स्केल को लेके आप पहुंच गए किधर, आप पहुंच गए पेपर के पास। तो पेपर में पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पर पेपर के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सुना है ना कभी बचपन में प्रॉपर्टी सुनी है ये वाली? कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप सब लोगों ने ये प्रॉपर्टी सुनी होगी। बस सूरज, वही तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। थोड़े देर के बाद क्या होगा पता है? जैसे ही थोड़े देर के बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिल जाएंगे और टोटली वापस अपने ओरिजिनल जगह पे चले जाएंगे। ठीक है,
अभी आपने जब रब किया उसकी वजह से इस तरह का करामत हो रहा है, एक तरफ पूरे पॉजिटिव, एक तरफ पूरे नेगेटिव। और आप एक पॉजिटिव कोने को आप पेपर के पास जब लेके आए, तो पेपर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो दूर भाग जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस पास आ जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट करेंगे और वो चिपक जाएंगे। क्या सब लोगों को ये इस बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर है? बता रहा हूं अमन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं पे भी रब करो, सिल्क सिल्क जैसे क्लॉथ पे रब करो, उससे ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्ट आता है। माइक्रोस्कोप से चार्जेस दिखाई नहीं देते सूरज, एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं ये। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? स्केल और पेपर की कहानी सब लोग को समझ में आई? फटाफट रिप्लाई, स्केल और पेपर की कहानी सब लोग को समझ में आई? डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी एक और बात ध्यान से समझना, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से मेरी बात को समझना। अब आपने क्या करना है पता है क्या? आपने जो पेपर लिया ना, और आपने यहां पे स्केल तो वैसे भी रखा ही था, ये आपका पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्केल था, ये आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्केल था, बराबर? नहीं कृष्ण, जो आपका नॉर्मल चार्ज है उसी को आप एलिमेंट्री चार्ज बोलते हो ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एन एलिमेंट्री चार्ज। प्रोटॉन एलिमेंट्री चार्ज। यस विश्वदीप प्लीज, बिल्कुल मैग्नेट जैसे ही कर रहा है। पॉजिटिव नॉर्थ पोल जैसे रिपेल करते हैं, वैसे ही सेम फंडामेंटल यहां पे हो रहा है, ठीक है? चलिए यहां पे सारे के सारे कौन से चार्जेस आ गए थे? नेगेटिव चार्जेस आ गए थे। और यहां पे सारे के सारे कौन से चार्जेस आ गए थे? पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे, ठीक है? अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सोचना। नाउ वी हैव टू डू अर्थिंग। कभी सुना है अर्थिंग के बारे में? सुना है कभी? हैव यू हर्ड अबाउट अर्थिंग? घर पे भी होती ना, घर पे भी होती है। मैं बताता हूं अर्थिंग का मतलब क्या है। ये जो आपको पेपर दिख रहा है, इस पेपर से एक वायर निकालो और उस वायर को जमीन के अंदर गाड़ दो। इसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है? व्हाट इज अर्थिंग? अ वायर which is deep into the earth is connected with the devices, ठीक है? कर सकते हैं पायल, कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो घर में अर्थिंग का यूज क्या है? अगर हम अर्थिंग की बात कर रहे हैं तो अर्थिंग का यूज क्या है पहले वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? अर्थिंग क्यों करते हो आप? सो दैट एक्स्ट्रा चार्ज can flow
इनटू द अर्थ। ठीक है, मतलब समझाता हूं, पहले अर्थिंग का मतलब समझाता हूं, फिर वापस उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। ये आपका घर है, आपके घर पे 230 वोल्ट के करीब वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, पर सपोज कीजिए कि कभी गलती से आपके घर पे 300 वोल्ट आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर पे 70 वोल्ट्स एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 70 वोल्ट्स जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा करंट पैदा करेगा। एक्स्ट्रा करंट मतलब आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। अब क्या होता है, अब समझ लीजिए कि आपके पास है आपके कंप्यूटर का सीपीयू। होता है ना, एक बड़ा सा डब्बा होता है आपके कंप्यूटर का सीपीयू, है ना। मोस्टली सीपीयू का जो टॉप पार्ट होता है वो स्टील का बना होता है। ठीक है ना, लोखंड या स्टील का अच्छा सा कंडक्टिंग मटेरियल से बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने इसको टच कर लिया तो फिर आपको शॉक लगता है। मोस्टली कंप्यूटर के सीपीयू के साथ ये होता ही है। मोस्टली कंप्यूटर के सीपीयू के साथ, बहुत जनों के साथ ये हुआ होगा, अगर आपने देखा होगा तो। अगर आप इस सीपीयू को टच करते हो तो आपको शॉक लगता है। क्यों शॉक लगा आपको? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, ये एक्स्ट्रा चार्ज इस सीपीयू के सरफेस के ऊपर आके बैठ जाता है इस तरह से। क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज के पास जाने की जगह नहीं है ना। सीपीयू बोलेगा मेरे को चलने के लिए इतना वोल्टेज लगता ही नहीं है जितना वोल्टेज तुम मुझे सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मुझे इतना वोल्टेज लगता ही नहीं है तो मैं इतने वोल्टेज का करूंगा क्या, इतने चार्ज का मैं करूंगा क्या? तो सीपीयू क्या करता है, उस एक्स्ट्रा चार्ज को वो उसके बॉडी के ऊपर सर्कुलेट कर लेता है। क्या किया उसने? एक्स्ट्रा चार्ज गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? व्हेन वी टच द डिवाइसेस वी गेट शॉक। बात समझ में आई? बात समझ में? इतना एक्स्ट्रा चार्ज कैसे आता है? एक्स्ट्रा वोल्टेज से आता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज से आता है। ये देखिए, आपके घर में 230 वोल्ट आना चाहिए, पर आपके घर में 300 वोल्ट आ रहा है। 70 वोल्ट अगर आपके घर में एक्स्ट्रा आ रहा है तो 70 वोल्ट एक्स्ट्रा करंट पैदा करेगा। एक्स्ट्रा करंट मतलब एक्स्ट्रा चार्ज पैदा होगा, और ये एक्स्ट्रा चार्ज के पास जाने की जगह नहीं है, क्योंकि आपके डिवाइसेस 230 वोल्ट को झेल सकते हैं, आपके डिवाइसेस 300 वोल्ट को नहीं झेल सकते। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो डिपॉजिट होने लगता है आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सरफेस के ऊपर, और जब आप अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को टच करते हैं तो आपको शॉक लग जाता है। किसको बात समझ में आई? किसी को बात समझ में आई? आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज से कितना खतरा है, घर में एक्स्ट्रा वोल्टेज से कितना खतरा है, आपको समझ में आ रहा है? सूरज, मैंने 4 बार एक ही चीज बोली, आपके कान खुले हैं क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। 4 बार मैंने एक ही चीज बोली। अच्छा चलो, मुझे कोई जवाब दो। सूरज का सवाल है एक्स्ट्रा करंट कहां से आता है, क्या जवाब दिया मैंने इसका? सूरज इज आस्किंग एक्स्ट्रा करंट कहां से आता है। एवरीबॉडी, कहां से आता है एक्स्ट्रा करंट? एक्स्ट्रा करंट कहां से आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। फ्रॉम वेयर दिस एक्स्ट्रा करंट इज कमिंग? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या मैंने अभी अभी 4 बार ये रिपीट किया कि घर पे 230 वोल्ट के बदले 300 वोल्ट आ रहा है? 70 वोल्ट अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो 70 वोल्ट एक्स्ट्रा करंट देगा कि नहीं देगा? विल द एक्स्ट्रा 70 वोल्ट गिव अस एक्स्ट्रा करंट और नॉट? Yes or no? And if you are getting extra current, that means there are extra charges or not? It is as simple as that. Clear, Suraj?
70 वोल्ट एक्स्ट्रा आपके घर पे आ रहा है, एक्स्ट्रा 70 वोल्ट आपको एक्स्ट्रा करंट देगा कि नहीं देगा सूरज? क्या लगता है आपको? देगा। और ज्यादा करंट मतलब सूरज ज्यादा चार्जेस होंगे, पर ज्यादा चार्जेस कहां जाएंगे बेचारे? बेचारे बोल रहे सीपीयू हमको लेने के लिए तैयार नहीं है, सीपीयू बोलता है मैं इतना करंट नहीं झेल सकता। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा करंट सीपीयू के पास पहुंच रहा है या किसी भी डिवाइस के पास पहुंच रहा है, वो उसको उसके सरफेस के ऊपर रखता है, और जब आप उस सरफेस को टच करते हो तो आपको शॉक लगता है। इतना भी ज्यादा शॉक नहीं लगेगा, बट अच्छा खासा झटका आपको लगता है। बट नाउ 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 इफ earthing is provided to the house or electrical devices, अगर अर्थिंग हमें प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, तो क्या हो जाएगा? अर्थिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा? जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज है, ये आपका घर, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर अर्थिंग। तो समझो 240 वोल्ट के बदले एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गया। तो अब जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज उत्पन्न होगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज जो उत्पन्न हो रहा है वो चले जाएगा अर्थ में डायरेक्टली। साक्षी पाठक का सवाल है, मेटालिक सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस कहां से आते हैं? देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है, बात को समझें। जब भी आप किसी मेटालिक सरफेस की बात कर रहे हैं, तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है चार्ज लीकेज। ठीक है? हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, पर आपने चार्ज लीकेज अपनी आंखों से देखा है, बिजली कड़कते हुए देखा है। आप जानते हैं बिजली किस प्रकार की चीज है? बिजली को चार्ज लीकेज बोला जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, मेरी अच्छी तरह से मेरी बात सुनना, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है साक्षी ने। साक्षी का सवाल यह है कि सर मेटालिक सरफेस के ऊपर चार्ज आता कैसे है ना? मेटालिक मतलब सीपीयू तो करंट को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है ना सर, तो करंट को अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो सीपीयू के सरफेस के ऊपर चार्ज कैसे आ रहा है? पहली बात तो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा है। अगर आप बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो बिजली क्यों कड़कती है? बादलों में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं कि जब दो बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं या दो बादल एक दूसरे से मिलते हैं या कुछ भी प्रकार का चीज होता है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो लीक करने लग जाता है और वो बह के बिजली के फॉर्म में जमीन से आके मिल जाता है। जब भी कोई बंदे के पास एक्स्ट्रा चार्जेस होगा तो एक चार्ज लीकेज नाम का फंडामेंटल सामने आता है। चार्ज लीकेज का मतलब चार्जेस उस मेटालिक सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे या उससे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होता है, बिजली इतनी ताकतवर होती है कि वो बादल से निकल के सीधा जमीन तक पहुंच जाती है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है बिजली के अंदर। पर हम हमारे घर गृहस्थी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। हमारे घर गृहस्थी अप्लायंसेस में चार्ज लीकेज होता है तो ऐसा नहीं होगा कि बिजली कड़कने लग जाएगी, बहुत कम है ना, बहुत कम होता है हमारे घर पे। तो इसलिए वो सारे के सारे चार्जेस चुपचाप सरफेस के ऊपर आके बैठ जाते हैं। इसको चार्ज लीकेज नाम के तरह से हम देख सकते हैं। आई होप साक्षी योर डाउट इज क्लियर। ठीक है, क्रिश का डाउट है कि सीपीयू पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं क्रिश, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं है, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। पर अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बनाया तो आपने टेंशन नहीं लेना है, इसके नीचे सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे।
हरदम सब जोड़ी जोड़ी बना के ही जाते हैं, ठीक है। ओके सर यानी कि वो एक्स्ट्रा चार्ज ग्राउंड में जाकर वहां नेगेटिव चार्ज से मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल सही दर्शन, यही होता है, यही होता है। पर समझाने वाला हूं अभी मैं। सर रेफ्रिजरेटर के साइड में भी करंट लगता है। देखिए जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में करंट लगने की बात कर रहे हैं, तो या तो कोई वायर कटी हुई है इसलिए करंट लग रहा है, या तो फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज है इसलिए करंट लग रहा है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर अभी न्यू हाउसेस में अर्थिंग पक्का की जाती है, इसलिए हम अर्थिंग को लेके निश्चित है। पर हो सकता है कि फ्रिज के पीछे कोई फायर कटी वटी हो, इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। सर रेफ्रिजरेटर के साइड में हो गया, ये ऑल्टरनेट भी तो हो सकता है सीपीयू। हाँ हो सकता है क्रिश, हो सकता है। आगे बढ़ू, अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल, अब क्या होगा, नाउ इफ अर्थिंग इज प्रोवाइडेड तो एक्स्ट्रा चार्ज कहां पहुंच जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज कहां। सर एक्स्ट्रा वोल्टेज आने पर तो फ्यूज काम करता है ना। देखिए कपिशा का कहना है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज आने पे फ्यूज काम करता है। देखिए आपका फ्यूज जो है ना, वो एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज आने पे आपका फ्यूज उड़ जाता है ना। पर अगर 230 से 240 हो गया, 250 हो गया, 260 हो गया, तो इतने वोल्टेजेस पे आपका फ्यूज नहीं उड़ता। फ्यूज कब उड़ता है, जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आता है जिससे आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, उसमें फ्यूज उड़ जाता है। आ रही है आपको बात समझ में। हम ऐसा बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े एक्स्ट्रा वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो हमारे डिवाइसेस के ऊपर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी अर्थिंग अगर आपने प्रोवाइड कर दिया, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ के अंदर फ्लो हो जाएगा। क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग, बोलिए। डन, नो वरीज। पक्का, बढ़े आगे। हाँ तो अब हमने क्या किया, अब हमने इस पेपर को हमने अर्थिंग किया। तो अब आप मुझे बताइए आपकी क्या उम्मीद है, इस पेपर के साथ क्या होगा, बोलिए। अगर मैंने इस पेपर को अर्थिंग कर दिया तो आपकी क्या उम्मीद है, यहां पे क्या होना चाहिए, बोलिए। कम ऑन। पेपर को अगर मैंने अर्थिंग किया तो आपको क्या लगता है क्या होगा यहां पे? पहला ऑप्शन देता हूं मैं, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या आपको लगता है पेपर न्यूट्रल हो जाएगा? कम ऑन। नहीं, इंसुलेटर कंडक्टर की बात छोड़ो, इंसुलेटर और कंडक्टर की बात छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अगर मैंने इस पेपर को मैंने अर्थिंग किया तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए जब आप इस पेपर को अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो हो जाएगा। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस will be neutralized by electrons from earth। इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझो, इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझो। जब आपने इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया, जब आपने यहां पे इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया, तो
तो या तो आप ऐसा समझो कि पॉजिटिव चार्जेस पूरे के पूरे जमीन में चले गए, या फिर आप ऐसे समझो कि जमीन से नेगेटिव चार्जेस आके यहां पे आप बैठ गए। कुछ भी बोलना है बोल सकते हो आप, कि पॉजिटिव चार्जेस पूरे के पूरे जमीन में चले गए, या फिर नेगेटिव चार्जेस अर्थ से ऊपर आ गए। एनीथिंग इज वैलिड। ठीक है, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब थोड़े देर के बाद आपको ये पूरा का पूरा पेपर नेगेटिव दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखाई देगा। पहला डाउट आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही न्यूट्रलाइज क्यों हुए, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हुए? यह भी आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर ठीक है, मुझे यह बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया अर्थ ने, मुझे बात समझ में आई, पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को क्यों न्यूट्रलाइज किया? व्हाई ओनली पॉजिटिव चार्जेस वर न्यूट्रलाइज्ड? कोई इसका जवाब दे सकता है? कोई इसका जवाब दे सकता है? व्हाई ओनली पॉजिटिव चार्जेस वर न्यूट्रलाइज्ड? बिल्कुल ध्यान से देखिए, जवाब यही कहीं छुपा हुआ है, जवाब यही कहीं छुपा हुआ है। द नेगेटिव चार्जेस आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द स्केल। जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको स्केल ने अट्रैक्ट किया हुआ है। रवीना जी जरा उठ के बैठेंगे? यहां पे हम इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं और अभी भी पब्लिक सोते हुए, शाम में भी पब्लिक सोते हुए लेक्चर देख रही है। इमेजिन। शाम में भी पब्लिक सोते हुए लेक्चर देखती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्लास, मैं आपसे जवाब दे रहा था, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसका जवाब क्या है? किस चीज का जवाब दे रहा था मैं आपको? वही भूलिए किस चीज का जवाब दे रहा था मैं आपको। हाँ, why only पॉजिटिव चार्जेस आर वर न्यूट्रलाइज्ड? नेगेटिव चार्जेस के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द नेगेटिव चार्जेस are being attracted by the scale, hence they are not, इतना ही काफी है, hence they are not लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला? जितने लोग के दिमाग में डाउट आया था, जितने लोगों के दिमाग में डाउट आया था कि तुमने जब अर्थिंग के साथ, तुमने जब अर्थिंग के साथ तुमने ये कनेक्ट किया बराबर, तो फिर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही क्यों गया? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही क्यों गया? पॉजिटिव चार्ज इसलिए गया क्योंकि उसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा था, उसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा था। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही क्यों गया? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हो सकता है जितेंद्र, पॉसिबल है। व्हाट अबाउट द नेगेटिव चार्जेस ऑन द स्केल? अरे नेगेटिव चार्जेस ऑफ द स्केल को थोड़ी अर्थिंग किया है क्रिश, आप पेपर के अर्थिंग को देखो ना, स्केल के नेगेटिव चार्जेस को थोड़ी आपने कुछ हाथ लगाया। हाँ क्रिश, have you touched the scale? You are dealing with the paper. अगर स्केल नहीं होता तो कोई भी चार्जेस अर्थ में नहीं जाते। अगर स्केल नहीं होगा तो कोई भी चार्जेस अर्थ पे नहीं जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझो। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट यू हैव डन इज दैट आपने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया है, उसके बाद आपने अर्थिंग किया है। ऐसे ही पेपर उठा के अर्थिंग नहीं कर दिया आपने।
Please understand this fact that you have first of all done the redistribution of charges. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर स्केल नहीं होगा तो क्या होगा. सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारे बच्चों के हिसाब से अगर मैं ऐसा करूं, एक पेपर लूं और उसको मैं अर्थिंग कर दूं, क्या होगा? क्या लगता है? कुछ नहीं होगा क्रिश. नेगेटिव स्केल के नेगेटिव चार्जेस को आपने हाथ ही नहीं लगाया तो उसको उसके साथ क्या होने वाला है? हम लोग स्केल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेपर को स्टडी कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टडिंग स्केल. स्केल में नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, बस हम लोग स्टडी पेपर को कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टडिंग स्केल. हाँ, अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या होगा, बताओ. मैंने एक पेपर को लिया, अर्थिंग कर दिया, कोई चार्ज ट्रांसफर होने वाला है? एनी चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस? कितने लोग को लगता है यहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा? नो, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाला यहां पे. बात को समझो, बात को समझो, आंखें खुली रखो. आ रही है बात समझ में? सर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ओनली पॉजिटिव चार्जेस टू बी टेकन. ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस टू बी टेकन ऐसा कुछ नहीं है. मैंने जो स्टोरी आपको समझाई है उसमें मैंने आपको क्या समझाया? व्हाट आई वांट टोल्ड यू कि स्केल का पॉजिटिव पार्ट, स्केल का पॉजिटिव पार्ट पेपर के पास आता है. हमारी स्टोरी में कौन पास आता है वो इंपॉर्टेंट है. कौन पास में आ रहा है पेपर के? स्केल का पॉजिटिव पार्ट हमारे पेपर के पास आ रहा है. स्केल का नेगेटिव पार्ट अगर हमारे पेपर के पास आता तो इसका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन अलग होता और अर्थिंग में अलग चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन होता. बात को समझिए. यस, अर्थ न्यूट्रल है. अर्थ न्यूट्रल होता है. अर्थ के पास जीरो पोटेंशियल होता है. जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर ये आपका एक न्यूट्रल बंदा है तो ये चार्ज ट्रांसफर क्यों करेगा? न्यूट्रल बंदे चार्ज ट्रांसफर क्यों करने लगे? कोई जरूरी नहीं न्यूट्रल बंदों को चार्ज ट्रांसफर करने की. अर्थ भी खुद एक न्यूट्रल है, आपका पेपर भी न्यूट्रल है. दो न्यूट्रल लोगों के बीच में चार्ज ट्रांसफर किस खुशी में होने लगा? नो चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस. सब प्लैनेट सन के रिवॉल्व करते हैं, मतलब उधर भी सन और चार्जेस का क्या लेना देना है विश्वदीप्ति? चार्जेस सन के, ये प्लैनेट सन के जो रिवॉल्व करते हैं वहां पे भी चार्जेस? क्या क्वेश्चन ही समझा नहीं मुझे. हाउ कैन यू रिलेट सन एंड प्लैनेट विद चार्जेस? ओके ओके, बाकी लोग मुझे पहले इस सवाल का जवाब दो. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपने जब इस चीज को, पेपर को जब आपने अर्थिंग किया तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. अब सबका सब पॉजिटिव चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फाइनली आपके पास कैसा पेपर बचेगा? बताओ. फाइनली आपके पास कैसा पेपर बचेगा? फाइनली आपके पास एक ऐसा पेपर बचेगा जिसके पास ओनली नेगेटिव चार्ज होगा. ये फाइनली आपके पास एक पेपर बचेगा. देख लो, ये पूरा किस्सा अच्छी तरह से देख लो, क्या किया क्या नहीं किया, अच्छी तरह से पूरे के पूरे किस्से को स्टडी कर लो कि हम लोगों ने क्या किया. सबसे पहले हम लोगों ने स्केल को रब किया, जिसके वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्केल में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. उस पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्केल को पेपर के पास लेके आए, फिर पेपर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. उसके बाद उस पेपर को हमने अर्थिंग कर दिया. अर्थिंग करने के बाद पेपर में के जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो न्यूट्रलाइज हो गए. नेगेटिव चार्जेस क्यों न्यूट्रलाइज नहीं हुए उसका रीजन मैंने दे दिया. उसके बाद अब
अगर पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अब नेगेटिव चार्जेस ही पेपर में बाकी रहेंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? कम ऑन। डन? एनी डाउट्स? पूछो। हाँ क्रिश पूछना। रुक तेरे को अनम्यूट करता हूं। क्रिश 1 मिनट है, तेरे को अनम्यूट करता हूं। हाँ क्रिश बोल। क्रिश अभी किया? सर जोर से बोल, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, सर ये जो अपना जोर से बोल, जोर से बोल, मुंह के पास ले जरा माइक भी। हेलो सर। हाँ बोल। सर पॉजिटिव चार्ज, जो पेपर का पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के नेगेटिव चार्ज से, मतलब अर्थिंग के साथ वो न्यूट्रल हो जाएगा ना? बराबर। हाँ, और पेपर का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से, मतलब अपना स्केल के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा। बराबर। तो सर पेपर में नेगेटिव चार्ज कैसे बचा? अरे क्रिश, मेरे को एक बात बता, स्केल ने पेपर के नेगेटिव चार्ज ले लिए क्या? बता मेरे को, ये स्केल ने पेपर के नेगेटिव चार्ज ले लिए कि सिर्फ खुद के पास खींच के रखे? सर अट्रैक्ट हुए। हाँ, पेपर के नेगेटिव चार्ज पेपर में ही है कि वो पेपर के नेगेटिव चार्ज स्केल के पास पहुंच गए? मुझे इस सवाल का जवाब दो। पेपर के पास स्केल के पेपर के नेगेटिव चार्ज किधर है? पेपर में है कि कहीं चले गए? पेपर में ही होंगे। हाँ, तो फिर आपका सवाल कैसे आ सकता है कि पेपर में नेगेटिव चार्ज कैसे बाकी रहे? मैं तो बोल रहा हूं पेपर के पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो गए, तो पेपर में नेगेटिव ही बचेंगे ना बेटा, और क्या बचेंगे? कॉमन सेंस। तो सर अपना स्केल का नेगेटिव चार्ज किसी के साथ कुछ नहीं करेगा? क्यों? तो आपने स्केल को कुछ हाथ लगाया क्या? आपने स्केल को अर्थिंग किया? नहीं नहीं। तो फिर स्केल को कुछ नहीं होगा। आपने आपने किसको क्या किया पहले वो देखो। आपने अर्थिंग किसको किया? अर्थिंग हमने पेपर को किया। हाँ, तो चार्ज ट्रांसफर कहां से होगा? पेपर से होगा, बराबर है। हाँ तो कौन सा चार्ज ट्रांसफर हुआ? पॉजिटिव चार्ज निकल लिया अर्थिंग में, हाँ। तो अभी पेपर में क्या बचा? नेगेटिव चार्ज। खत्म कहानी। वही तो मैंने एंड में लिखा है, ये देख, नाउ ओनली द नेगेटिव चार्ज विल बी रिमेनिंग। तो अब अगर हम कोई, मतलब स्केल के पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाए तो नेगेटिव चार्ज जो पार्ट है स्केल का वो अट्रैक्ट करेगा? करेगा। ओके। क्यों नहीं करेगा? पक्का करेगा। स्नेल नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करते और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते। क्रिश डन है क्या? But sir, you say only extra charges will neutralize. So how can you say that positive charge will neutralize because there are no extra charges? Ditya, please understand. Please understand. जब यहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इस पेपर में ये पॉजिटिव चार्जेस का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इस पेपर में ये नेगेटिव चार्जेस का हल्ला बोल है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस को किसी और बंदे ने बांध के रखा है इस पेपर में, उनका हल्ला बोल चालू है। ये पॉजिटिव चार्जेस को दूर फेंक दिया इन लोगों ने। So that's why while earthing, these positive charges, they actually transfer into the earth. And positive negative charges को कोई हाथ क्यों नहीं लगा पाता?
क्योंकि ये स्केल के पॉजिटिव चार्जेस ने इस पेपर के नेगेटिव चार्जेस को पकड़ के रखा है, इसलिए पॉजिटिव चार्जेस चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, दित्या, क्लियर? चलो बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हें ये सब चीजें इसलिए समझाई गई ताकि यू गेट एन आइडिया, you get an idea of charge transfer। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होते हुए देखा आपने? डिड यू सी? पायल इज सेइंग सर अर्थ का अट्रैक्शन इज मोर। पायल, कौन सा अर्थ का अट्रैक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो? जरा हम पायल को अनम्यूट करेंगे। पायल 68, हाँ यस पायल बोलिए। पायल 6892, कौन से अर्थ के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं आप? अगर आप अर्थ के अट्रैक्शन कौन सा, अगर वो बता देंगे तो मैं क्लियरली आपको समझा पाऊंगा। यस पायल। देखो अर्थ ना अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, अर्थ अट्रैक्शन नाम की चीज नहीं करता। अर्थ क्या कर रहा है यहां पे? अर्थ न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक दो डाउट इस तरह से हैं कि सर आपने बोला था कि एक्स्ट्रा चार्ज ही अर्थ में जाता है। बात को समझो, बात को समझो। घर के एग्जाम्पल में मुझे ये आपको बताना पड़ा कि एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ में चले जाता है। बिजली के केसेस में मुझे आपको बताना पड़ा कि एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ में चले जाता है। पर बात को अगर आप यहां पे समझेंगे तो यहां एक्स्ट्रा चार्ज जैसे पॉजिटिव बिहेव कर रहा है क्योंकि नेगेटिव वालों को इस बंदे ने अट्रैक्ट करके रख लिया है। किसने अट्रैक्ट करके रख लिया है? स्केल ने अट्रैक्ट करके रख लिया है। तो जब स्केल ने नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करके रख लिया है तो पॉजिटिव वाले इस पेपर में खुला घूम रहे हैं, उनको किसी ने कोई पकड़ के रखा नहीं है। अगर इनको किसी ने पकड़ के नहीं रखा तो दे कैन इजीली बी न्यूट्रलाइज्ड, नॉट द नेगेटिव चार्जेस। बात को समझो, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ही क्यों न्यूट्रलाइज हुए, इस बात पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर अबाउट दैट थिंग? हाँ या ना? सब लोग का जवाब है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? और किसी को डाउट है? ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सिर्फ ये चार्ज ट्रांसफर को समझने के लिए पढ़ी, ठीक है? और अब मैं आपको समझाता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। अब इतना सब पढ़ने के बाद आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए तैयार, ठीक है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्जेस on an object can be increased or decreased in multiples of E. This is known as quantization of charge. प्लीज अच्छे से मेरी बात को समझे। सबसे पहला वाला वर्ड ध्यान से पढ़ें। क्या बोला मैंने सबसे पहले वाले वर्ड में? चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट
कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है? पहले मुझे ये बोलो, कैन अ चार्ज बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑन अ सरफेस? क्या इस बात से आप लोग सहमत हो? सीपीयू के ऊपर चार्ज बढ़ा था क्या? मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, क्या उस पे सीपीयू में चार्ज बढ़ गया था? हाँ, बढ़िया, बढ़ा था ना, बढ़ा था। तो अभी जो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, वो इसलिए दिए ताकि जब मैं ये डेफिनेशन लिखूं तो आपका दिमाग आपको कॉन्ट्रडिक्ट ना करे ये बोल के कि चार्जेस बढ़ते और घटते भी है क्या। तो आपका दिमाग आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप जानते हो कि सीपीयू पे चार्ज बढ़ गया था, दो बादलों के बीच में चार्ज बढ़ गया था, अर्थिंग करके हमने पेपर का चार्ज कम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। तो चार्जेस जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट में बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, परंतु परंतु चार्जेस बढ़ाना और घटाना ये हो सकता है, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ ई में हो सकता है। आपको ये कॉमन सेंस लगेगा, पर बहुत बड़ी बात है। What does multiple of E means? मल्टीपल, क्या मतलब है इस वर्ड का? मल्टीपल ऑफ E, इसका मतलब क्या आप जानते हैं? जानते हैं मल्टीपल ऑफ E का मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 चार्जेस आपने ट्रांसफर कर दिए, गलत। ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ E का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के मल्टीपल। के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? समझो, अगर मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अगर मैंने आपको बोला कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह तक 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर दिया। डन, ट्रांसफर कर दिया मैंने। क्या समझा आपको इस बात से? क्या समझा? बोलो, कितने चार्ज ट्रांसफर किए होंगे मैंने? बोलो बोलो बोलो। 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के चार्ज मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब मैंने कितने चार्जेस ट्रांसफर किए? 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मतलब मैंने 9E चार्जेस ट्रांसफर किए। समझा मैंने क्या बोला? किसी को समझा मैंने क्या बोला? एवरीथिंग शुड बी इन अ मल्टीपल ऑफ दिस। इसका मल्टीपल होना चाहिए, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल वर्ड समझ में आता है मैंने क्या बोला? एवरीबॉडी, मैथ्स में मल्टीपल का मतलब समझ में आता है? 2 का टेबल कभी पढ़ा है? हैव यू हर्ड अबाउट 2 का टेबल? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग? बचपन में कैसे पढ़ते थे हम लोग? क्या है 2 4 6? क्या है? ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, बराबर है। 6 एक्चुअल में क्या है? 6 एक्चुअल में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू, हाँ, मल्टीपल ऑफ 1.6। ये बात क्या सब लोगों को समझ में आ रही है? मल्टीपल ऑफ 1.6 के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? चलो, एग्जाम्पल नंबर 2। किसी ने आपसे कहा कि मैंने 14.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्जेस ट्रांसफर किए। ट्रू या फॉल्स? बताओ, आदमी सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? एक आदमी आपके पास आता है, वो बोलता है मैंने 14.2
इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस ट्रांसफर कर दिए। ये बात वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? कम ऑन 14.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस भाई ने ट्रांसफर कर दिए। बोलता है ऐसा, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्या 14.2 1.6 का मल्टीपल है? क्या 14.2 1.6 का मल्टीपल है? नहीं है। इतने चार्जेस ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। फॉल्स, फॉल्स। 14.2 into 10⁻⁻19 is not a multiple of 1.6 into 10⁻⁻19। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, हाँ या ना। कम ऑन। अरे बाबा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19? समझता है मल्टीपल ऑफ 1.6 - 19 क्या होता है? 1.6 into 2 करोगे कितना आता है? 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1.6 into 3 कितना होता है? 4.8 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये होगा 2 टाइम्स ही, ये होगा 3 टाइम्स ही, बराबर 6.4 into 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना होगा? 4 ही। आप ऐसे में ही चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो। मल्टीपल ऑफ 1.6 का मतलब क्या है? टेबल ऑफ 1.6 में होना चाहिए वो। समझ में आया? समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई बंदा आपसे आके बोला कि मैंने 4.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया, तो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप 4.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को चार्ज ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि 4.2 इंटू 10⁻⁻19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 1.6। समझा? समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है। यस क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्क्रीट फिनोमेना ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन मल्टीपल्स ऑफ ई, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सब लोग का रिप्लाई, सब लोग का रिप्लाई फटाफट, हाँ या ना? ऑल ओके? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सब लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? एनी डाउट्स है? किसी को कोई डाउट है? फटाफट बोलो। बहुत ही बढ़िया। चलो फटाफट जरा एक बार मुंह दिखाई करो। टर्न ऑन योर वीडियोस ऑल ऑफ यू। माइनस में भी हो सकती है वैल्यू। 14.2 को हम ई, अरे 14.2 1.6 का मल्टीपल है क्या शिफा? पहले मुझे ये बोलो आप।
इज 4.2 अ मल्टीपल ऑफ 1.6? मल्टीपल समझता है? 4.2 1.6 के टेबल में आता है क्या? 14.2 टेबल में आता है क्या 1.6 के? आता है क्या? नहीं आता, खत्म। ए ऑल ऑफ यू रे बाबा, बराबर जल्दी जल्दी चालू करा रे वीडियो। एग्जाम कैसा गया रे तुम लोग का? अच्छा गया था सर। अच्छा गया था। हाँ अच्छा गया सर। इधर से एग्जाम दिल से दिया एग्जाम। सर थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा मुश्किल था? मुश्किल नहीं था, जो पढ़ाया था वही डाला था। अरे सबको अनम्यूट किया रे बाबा। थोड़ा गंदा है, देख लो अच्छा था सर। अच्छा था ना? अच्छा अच्छा था सर। कुछ क्वेश्चंस में कैप्शनलेस थे। अरे वो तुम्हारा इंटरनेट वीक था इसलिए। जिनको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था उनका इंटरनेट वीक था। थोड़ी देर वेट करते तो क्वेश्चन, फोटो था ना गूगल फॉर्म पे, फोटो था, फोटो लोड होने में टाइम लगता है, ये प्रॉब्लम हो रही होगी। एक क्वेश्चन वैसे ही सब लोग को मैंने बोला था मार्क्स तो भेजने के लिए, भेजा था कि नहीं भेजा था मेरे को? भेजा था सर, भेजा था। वही है क्या 20 में से 20 तो कोई दिखा नहीं मेरे को। सर मेरा है 20 में से 20। कौन है 20 में से 20? हाँ सर मेरा है। कौन? इतने लोग बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ रहा है। सर मुझे 19 मिले। 19 मिले? कौन 20 में से 20 कौन है? नाम बोलो। मुझे 20 मिले। ओम सिंह, पर आवाज तो लड़की की थी। सर नेक्स्ट एग्जाम कब है? क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट एग्जाम कब है? नेक्स्ट एग्जाम जनवरी एंडिंग। ओके। उसमें अभी तक से पढ़ा है सारा पोर्शन डालना है। ओके ओके। ठीक है। तुम लोग घर वालों से बात कर रहे हो कि मेरे से बात कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आधे लोग घर वाले, मैं कान लाके सुन रहा हूँ, मेरे को कुछ बोल रहे हैं। कमाल पब्लिक है। ठीक है चलो, आज के लिए काफी। इलेक्ट्रिसिटी की शीट्स आएगी, ठीक है? सर चलो बाय। बाय 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 बाय, टाटा। ए सुमित, इधर घूम रहा है रे बाबा। चलो बाय।